अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बहुत तफसील से बात की थी कि कैसे गढ़े मुर्दे तो उखाड़ने के लिए बहुत पैशनेट हमारा निज़ाम अदल इस वक्त नज़र आ रहा है। मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब काजी फायज़ साहब ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जेल में होने वाले खुफिया ट्रायल पर तो कोई सवाल नहीं उठाया। अलबत्ता 44-45 साल पुराना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो फांसी केस था, वो आज उनके लिए इतना अहमियत का हामिल है कि जिंदा लोग किस टॉर्चर से गुजर रहे हैं, जिंदा लोगों के साथ जो जुल्मों सितम ढाए जा रहे हैं, उनको आवाम के सामने लाने में वो इतने इंटरेस्टेड नहीं। अलबत्ता 44 साल पुराना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का केस, वो ओपन कोर्ट ट्रायल पूरी दुनिया देखे कि किस तरह से उसको प्रोसीड किया जाता है उस केस को। और जिस केस पे पूरी दुनिया चीख रही है कि इमरान खान का खुफिया ट्रायल करने की बजाय पूरी दुनिया के सामने खोल के रखा जाए मामला कि इमरान खान ने आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया है, किस जुर्म का इर्तिकाब किया है कि इस तरह से इमरान खान को इस सारे टॉर्चर से गुजारा जा रहा है, लेकिन उस पर कोई सवाल जवाब नहीं। तो अभी अब से कुछ देर कबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया है और उन्होंने 22 मिसालें दे के, जी हाँ 22 एग्जाम्पल्स दे के उन्होंने सबूत के साथ ये साबित किया है कि कैसे इमरान खान के साथ जो इस वक्त एक नाइंसाफ़ी वाला बर्ताव रवा रखा जा रहा है निज़ाम अदल की जानिब से, जो कि एक शिकवा है इमरान खान के वकला को, इमरान खान को एज अ क्लाइंट जो एतराज़ है। सो नईम हैदर पंजोता ने जनाब वो 22 एतराज़ात उठाए हैं और वो 22 मिसालें दी हैं कि देखें ये वो मौके थे कि जहाँ पर इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो वो भी आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे नाजरीन, वन बाय वन 22 के 22 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी जो नईम हैदर पंजुथा ने बताई। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने भी एक ओपन लेटर लिखा है मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज़ साहब और दीगर सीनियर जजेस के नाम, और उसमें उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए हैं। और जाहिर है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को जिस बुरे अंदाज में कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह 14 दिन गुजरने के बाद भी उनका केस नहीं लग रहा था समाअत के लिए, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इस तरह से लाचार और बेबस किया जा सकता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी की क्या ही सुनवाई होती होगी इस निज़ाम में। तो मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपने उनके ख़त का क्या जेस्ट है उस पर भी बात करेंगे। और एक इंतहाई दिलचस्प बात, काजी फाइज़ साहब जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो ख़त लिखा था काजी फाइज़ साहब के नाम, और सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके नाम भी उन्होंने ख़त लिखा, दो खतूत लिखे थे। तो काजी फाइज़ साहब ने खुद को लिखे गए ख़त का जवाब दिया है जनाब एजाजुल एहसन साहब को, और उसमें उन्होंने शिकवा किया है कि आप अपने कमरे में मौजूद नहीं थे, मैंने तो इंटरकॉम के ज़रिए आप तक पहुंचने की कोशिश की, आपसे रब्ता करने की कोशिश की, हालांकि आप भी इंटरकॉम के ज़रिए मुझ तक पहुंच सकते थे, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर भी है, आपने ना फ़ोन पे रब्ता किया ना आपने इंटरकॉम के ज़रिए रब्ता किया, और आपने सीधा सीधा मुझे ख़त लिख कर जो है ये शिकवा किया। एक बहुत ही नागवारी की बू आ रही थी काजी फाइज़ा साहब के जवाबी ख़त से, जिससे मैं तो बहुत हैरान हुई, क्योंकि जिस वक्त काजी फाइज़ा साहब खुद ख़त लिखा करते थे फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब को, तो उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते थे और वो माइंड नहीं करते थे उन काजी फाइज़ा साहब के लेटर लिखने को। लेकिन आज जब एजाजुल एहसन साहब ने शिकवा किया कि ये जो कमेटी बनी थी, जो जिसमें एजाजुल एहसन साहब, काजी फाइज़ा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब जस्टिस साहब, ये तीनों शामिल थे, जिसमें उन्होंने शिकवा किया कि हमने कमेटी में तो कुछ और बातें डिसाइड की थी, लेकिन ये सामने कुछ और आ रहा है और एजेंडा मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, 2 मीटिंग्स के मिनट्स ही मुझ तक नहीं पहुंच सके। तो ये शिकवे ज़ाहिर है कि अवाम के सामने आ गए ओपन लेटर की सूरत, जो लेटर काजी फाइज़ साहब को लिखा था एजाजुल एहसन साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को। तो जाहिर है कि इससे काजी फाइज़ साहब को बहुत ये बात नागवार गुजरी है कि अवाम तक ये बात क्यों आ गई है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये मामला ज़ाहिर है कि कोई एक दिन की बात नहीं है, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जिससे ज़िंदगियां मुतासर ना हो, ये बड़ा गंभीर मामला है। और इसमें ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के इस ख़त ने ज़ाहिर है कि बड़े सवालात उठा दिए। तो इस पर नाज़रीन बात करते हैं जी। आपको क्विकली बताती चलूँ कि जो 22 मिसालें दी हैं नईम हैदर पंजुता ने, वो क्या मिसालें हैं, वन बाय वन आपको बताती हूँ।
नईम हैदर पंजोता खान साहब के लॉयर, जो कि खान साहब से जब से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं 130 दिनों में सबसे ज़्यादा जिस शख्स की मुलाकातें रही हैं खान साहब के साथ, उस उन 2-3 अफराद में नईम हैदर पंजोता का भी शुमार होता है। लिखते हैं जी कि ये हैं वो केसेस जिनमें सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक इमरान खान की दरख्वास्तों पर नाइंसाफ़ियाँ की गईं। मिसाल नंबर 1, तोशा खाना केस में बार बार केस उसी जज को रिमांड करते जाना जिसके ऊपर इमरान खान को एतमाद नहीं था। नंबर 2, 9 मई को इमरान खान साहब के अगवा को कानूनी करार देना, जो आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने इमरान खान की गिरफ्तारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से हुई थी शीशे तोड़कर, उसको कानूनी करार दिया था, जिसको बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था, जिसपे इमरान खान साहब की 2 दिन बाद ही जमानत हो गई थी। सो उसके बाद जी उन्होंने कहा जी मिसाल नंबर 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नाइंसाफ़ियाँ गिनवाते हुए नईम हैदर पंजोता बताते हैं कि साइफर केस की जमानत की दरख्वास्त पर लेट फैसला देना और फिर फैसले को महफूज कर लेना और 11 दिन बाद फैसला सुनाना और बगैर किसी कानूनी जवाज़ के इमरान खान की जमानत को खारिज कर देना। मिसाल नंबर 4, साइफर केस में मुकदमे के इखराज और ट्रायल को रोकने की दरख्वास्त पर लेट फैसला सुनाना और फिर कोई कानूनी पहलू न देखना और दरख्वास्तें खारिज कर देना। मिसाल नंबर 5, टिरियन वाइट केस के अंदर 2 जजेस ने फैसला इमरान खान साहब के हक में दे दिया था और आमिर फारूक साहब ने अभी तक उस फैसले पर दस्तखत नहीं किए बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मिसाल नंबर 6, महफूज खाने और वकला, डॉक्टर्स, फैमिली, इन सब की एक्सेस इमरान खान साहब तक इन सब की रसाई होनी चाहिए। इस पर 2 माह बाद फैसला देना और उस फैसले में वाज़ेह तौर पर कोई डायरेक्शन न देना ताकि कंफ्यूजन रहे। मिसाल नंबर 7, तोशा खाना केस में सज़ा को मुअत्तल करने पर 25 दिन लगा देना। मिसाल नंबर 8, इमरान खान साहब की तरफ से अदम एतमाद की दरख्वास्त देना कि आप हमारा केस न सुने और उस पर हमारी दरख्वास्त कबूल ना करना और तमाम दरख्वास्तों को अपने पास ही रख लेना और इंसाफ भी ना देना। मिसाल नंबर 9, इमरान खान साहब के ज़ख्मी होने के बावजूद मजबूर करना कि वो खुद आकर बायोमेट्रिक करवाएं और गेट के बाहर ही उनको गाड़ी से उतार देना। मिसाल नंबर 10, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी की दरख्वास्त पर फैसला न देना और इमरान खान साहब का अपनी सिक्योरिटी के साथ खुद इस्लामाबाद आना। मिसाल नंबर 11, ट्रायल जज ताहिर सिप्रा से तमाम तर केसेस को ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त के ऊपर हमारी यानी इमरान खान के वकला की इस्तदा कबूल न करना। मिसाल नंबर 12, 9 मई को बायोमेट्रिक कमरे में इमरान खान साहब को अगवा किया गया, तोड़ फोड़, वकला, एहलकारों और दीगर अफराद पर तशद्दुद किया गया, कैमरे उतार दिए गए और इंक्वायरी शुरू की गई जो बाद में बगैर किसी वजह के डिस्पोज ऑफ कर दी गई और आज तक उस पर कोई बात नहीं की गई कि ये सब क्यों किया गया। मिसाल नंबर 13, तोशा खाना केस में 26 घंटे एक वारंट की वजह से ऑपरेशन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उस वारंट को 26 घंटे बाद चीफ साहब ने मनसूख कर दिया। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद, जुल्म, शेलिंग और जो वाटर कैनन्स का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जाहिर है कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। मिसाल नंबर 14, 17 मार्च को कहा गया कि अब आप 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश हों, हालांकि इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद हमला हुआ था और वो इस वजह से पेश नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मजबूर किया गया। फिर वो पेश हुए, बादिल ख्वास्ता जैसे तैसे भी ज़ख्मी हालत में पेश हुए और 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान पर हमला कर दिया गया। शेलिंग, तशद्दुद, लाठीचार्ज और फिर FIRs इमरान खान के ही खिलाफ दर्ज कर दी गई। मिसाल नंबर 15, ओपन ट्रायल और अदालत को जेल के अंदर वजारत कानून की तरफ से शिफ्ट करने के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के हवाले से दरख्वास्त को खारिज करना। और मिसाल नंबर 16, तोशा खाना रेफरेंस में फैसले के खिलाफ अपील पर 11 महीने तक फैसला न देना और फिर जब फैसला सुनाना तो खिलाफ सुनाना। मिसाल नंबर 17, तोशा खाना फैसले के खिलाफ अभी तक अपील फिक्स नहीं हो रही। मिसाल नंबर 18, अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केस में पहले लेट करवाते जाना और फिर नैब की गलती मानने के बावजूद जमानत अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत बहाली वाली दरख्वास्त को ही खारिज कर देना। मिसाल नंबर 20, बगैर किसी जवाज के 4 हफ्तों के अंदर साइफर केस का ट्रायल ख़त्म करने की डायरेक्शन देना, जो जज हुमायूं दिलावर ने की थी ना जल्दी जल्दी, और उसमें अभी गवाहान पेश हुए नहीं कि पहले ही इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया गया और सज़ा दे दी गई। फिर
जो है, अच्छा, और ये मैं बात कर रही हूँ तोशाखाना केस की, और यहाँ पे वो बात कर रहे हैं साइफर केस की कि उसको 4 हफ्तों के अंदर अंदर करें। जो आपको याद होगा कि साइफर केस का जो पहला ट्रायल था वो इसीलिए कलअदम करार दिया गया था कि उसकी ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, जो आज इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने भी मेंशन किया कि किस तरह से इसको बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए जल्दी जल्दी किया गया और उसमें झोल रह गई। मिसाल नंबर 21, साइफर ट्रायल के अंदर की गई गलतियों को जायज़ करार देना। मिसाल नंबर 22, अदम एतमाद के बावजूद हर केस अपने पास रखना। यानी इमरान खान अदम एतमाद का इजहार बारहा कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास भी मामला गया था कि आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, इनसे इमरान खान के केसेस न सुनवाए जाएं इनको, क्योंकि ये बायस्ड है इमरान खान के खिलाफ। ये इल्ज़ाम आयद किया था इमरान खान और उनके वकला ने, और उसके बाद आप देखें कि अभी तक हर केस जो है ऑलमोस्ट हर दूसरा केस वो इन्हीं के पास लगा हुआ है, और या मामला लटकता जा रहा है या कोई फैसला आता है तो इमरान खान के खिलाफ। इसके बाद जी उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी दरख्वास्तें हैं जो लिख नहीं पाया, और ऐसे मौके हैं जहां इमरान खान के साथ इंसाफ नहीं किया गया। जो ज़ुबानी याद थी वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं जनाब इस पॉइंट पे कि जो काजी फैसल साहब के हवाले से अब एक नया सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है, क्योंकि जाहिर है जब वो बतौर चीफ जस्टिस लोग फील करते हैं कि उनको इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो फिर वो सवाल करते हैं कि आप पर भी तो केस बना था जनाब, आपकी भी तो अहलिया का जो असासजात का पूछा था। तो उसके हवाले से सीनियर वकला का ये कहना है, सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल है ये आर्ग्यूमेंट, कि जस्टिस काजी फैसल साहब को रिव्यू जजमेंट में जुडिशल एनआरओ दिया गया। ये बड़ी वायरल पोस्ट चल रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग एतराज़ उठा रहे हैं कि काजी फैसल साहब और सरीना ईसा जो हैं उनकी लंदन प्रॉपर्टीज़ की मनी ट्रेल अभी तक पेश नहीं हो सकी, वो नहीं पेश कर सके थे, और एफबीआर को और रिव्यू जजमेंट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एफबीआर की रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया गया था। आखिर क्यों? सबसे अहम सवाल यह है कि किस डर, खौफ और एहसास जुर्म ने काजी फैसल साहब और उनकी अहलिया सरीना ईसा को मजबूर किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही पेश करदा दस्तावेजात को ज़ेर गौर लाने से मना कर दें। ये सवालात शायद कभी ना उठते, बात आई गई हो जाती, किस्सा पारीना बन जाता उनका मामला। लेकिन चूंकि अब मामला ये है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो लोग ऑब्वियसली फिर काजी फैसल ईसा साहब की भी अहलिया का जो केस था लंदन प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें मनी ट्रेल का था कि वो नहीं पेश कर पा रहे थे, अब उस चीज़ को दोबारा से सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस लाया जा रहा है। जबकि मुज़ाहिर नकवी साहब की जो आज उन्होंने ओपन लेटर लिखा है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को, उसमें उसकी जिस्ट ये है कि वो लिखते हैं नकवी साहब, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, कि क्या चीफ जस्टिस इस लम्हे तक गैर यकीनी के बादल जो उनकी और अदलिया की साख पर मंडला रहे हैं कि उन्हें ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं? चीफ जस्टिस अपने गैर ज़ाहिर शुदा असासों के हवाले से इस्तिस्ना रखते हैं क्या? क्या चीफ जस्टिस की इस तज़ाद का कोई कानूनी या अखलाकी जवाज़ है? क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी फील्स कि उनको जानबूझ के कॉर्नर किया जा रहा है कि वो शरीफ ख़ानदान को आउट ऑफ द वे जाके ओब्लाइज करने वालों में से नहीं, लिहाजा ऑब्वियसली फिर वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जो दूसरों पर सवाल बनते हैं फिर वो भी कर रहे हैं। और इसी तरह का जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, उन्होंने भी जो ख़त लिखा तो वो भी काजी फैसल साहब को एक तरह का मैसेज दिया कि अगर इफ़ आई एम रॉन्ग्ड आई वोंट स्टे क्वाइट, आई विल स्पीक अप, लेट द पीपल नो। सो ये नाजरीन अभी तक की सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब को अल अजीज़िया रेफरेंस में जो है अल अजीज़िया केस में बरी कर दिया गया है। आई एम श्योर ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। ये तो उसी दिन पता चल गया था जब डील और ढील की बातें हो रही थी, और जितने कॉन्फिडेंस के साथ मियाँ साहब माशाल्लाह अपनी मजलूमियत साबित करने के लिए इमरान खान को जेल में डलवाने की जो बातें मरीम नवाज़ कितने अरसे से कर रही थी, तो ये तो जब डील वाज इन दी ऑफिंग, तो ये तो उसी वक्त ही पता था कि ये कुछ होगा। अब आगे देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या एडजस्टमेंट बनती है। क्या नवाज शरीफ साहब को दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बग़ैर पाकिस्तानी अवाम के वोटों के बना पाएगा निज़ाम, या फिर मियाँ साहब को अवाम ऐसी हरी झंडी दिखाएगी कि मियाँ साहब तमाम तर सेटलमेंट करने के बावजूद भी कोई डील और कोई ढील मियाँ साहब को इक़्तिदार नहीं लेने देगी। सो ये पाकिस्तानी अवाम का अब होगा फ़ैसला।
जो अल्लाह ताला ने इंसान को बाइख्तियार बनाया कि वो खुद अपनी तकदीर का फ़ैसला करे। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मैन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अगर इमरान खान का वोटर और जो दीगर जमातों का वोटर है जो फील करता है कि हमें इनको वोट करना चाहिए, अगर तो वो इलेक्शन वाले दिन निकल आया तो वो अपनी जमात को जितवाने में कामयाब हो जाएगा। और जिसने ये समझ लिया कि मेरे वोट कास्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है, धांधली तो होनी ही है, मेरा वोट तो ज़ाया ही हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली अपनी जमात को हरवाएगा। जीतेगी वही जमात जिसका वोटर कहेगा कि ये करके देख लेना धांधली, 19-20, 18-20, 16-20 का फ़र्क हो सकता है, 1-20 का फ़र्क नहीं हो सकता। जिस वोटर को ये समझ आ गई उसको इलेक्शन वाले दिन चकमा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जरदारी साहब से भी अभी कहलवा लिया गया है, जो आसमा शराजी को उन्होंने फरमाइशी इंटरव्यू दिया। राव अनवार जो हैं, जब उन्होंने कुछ इंकशाफात किए समा न्यूज़ पे अपने प्रोग्राम किरण नाज के प्रोग्राम में, तो उस पे जरदारी साहब के स्क्रू ऐसे टाइट हुए कि फिर जरदारी को अपने बेटे बिलावल के बरक्स, बिलावल तो कहते थे ना कि इलेक्शन आगे नहीं हो सकता क्योंकि बिलावल भी ख्वाब देख रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के, लेकिन जरदारी साहब से फिर ये कहलवाया गया उस इंटरव्यू में कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, बेशक वो इलेक्शन को डिले कर दे और हमारी तोपों का रुख नवाज शरीफ की जानिब नहीं बल्कि इमरान खान की जानिब है। तो देखते हैं खिचड़ी किस तरफ जो है कैसा जायका लाती है खिचड़ी, ये जो सियासी खिचड़ी है, और ये ऊँट किस करवट बैठता है। सुबह इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।